नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी धन का मनोविज्ञान इसकी एक समीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। और इस रिव्यू में इसे 5 में से 4.7 स्टार मिले हैं, तो काफी ऊंची रेटिंग है। हाँ बिल्कुल, ये रेटिंग बताती है कि इसमें कुछ तो खास बात होगी। सही कहा। रिव्यू का जो निचोड़ है वो ये कि पैसों के मामले में आपकी कामयाबी गणित या मुश्किल रणनीतियों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितना कि आपके अपने व्यवहार, आपकी भावनाओं, आपकी सोच पर। ये बात मुझे तो बड़ी अहम लगी। चलिए इस रिव्यू को थोड़ा और खंगालते हैं। हाँ, और देखिए ये रिव्यू साफ करता है कि ये कोई टिपिकल फाइनेंस गाइड नहीं है ना? ये थोड़ी ज्यादा फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक किस्म की। इसमें करीब 19 छोटे छोटे अध्याय हैं और वो बताते हैं कि हम लोग मतलब इंसान पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं और कैसे कई बार डर, लालच या शायद अहंकार जैसी भावनाएं हमें अपने ही फाइनेंशियल फ्यूचर को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर देती हैं। ये अंकों से ज्यादा इंसान की फितरत की बात है। तो रिव्यू का सबसे बड़ा दावा यही हुआ कि फाइनेंस में सफल होने के लिए गणित के जटिल मॉडल नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार की समझ ज्यादा जरूरी है, और खासकर अपनी भावनाओं पर काबू पाना। रिव्यू इस बात पर बहुत जोर देता है कि धैर्य रखना, सोच समझकर खर्च करना जिसे मितव्ययता कहते हैं, और विनम्र रहना, ये आदतें मुश्किल कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और मजेदार पॉइंट जो रिव्यू उठाता है वो है भाग्य और जोखिम का रोल, किस्मत और रिस्क। हम अक्सर नतीजों को देखकर ही जज कर लेते हैं ना, कि कौन सफल है कौन असफल। लेकिन रिव्यू कहता है कि भाई नतीजे तो अक्सर मेहनत, भाग्य और जोखिम इन सब का मिलाजुला असर होते हैं। तो सिर्फ नतीजे देखकर किसी और को या खुद को आंकना वो शायद पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है, और ये इस विचार से भी जुड़ती है कि हर किसी का पैसों को लेकर जो सफर है, जो अनुभव है, वो एकदम अलग होता है। अगर भाग्य और जोखिम इतने जरूरी हैं तो शायद सफलता का कोई एक जैसा पैमाना हो ही नहीं सकता, है ना? यहीं पर मेरे ख्याल से रिव्यू वो पर्याप्त यानी इनफ वाली बात लाता है। बिल्कुल सही। रिव्यू के मुताबिक ये जानना कि आपके पास कब पर्याप्त हैं, कब बस करना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। लगातार बस और ज्यादा की चाहत वो अक्सर सुकून नहीं लाती बल्कि तनाव और बेचैनी ही बढ़ाती है। रिव्यू में एक लाइन भी है जो इसी बात पर जोर देती है, पैसे के साथ अच्छा करने का ताल्लुक आपकी होशियारी से कम और आपके बर्ताव से ज्यादा है। ये बर्ताव वाला पहलू ये बचत की आदत से भी जुड़ा है। क्यों? या बड़ी गाड़ियों में दिखती है, बल्कि असली धन वो है जो दिखता नहीं, यानी वो पैसा जो आपने कमाया लेकिन खर्च नहीं किया, उसको बचा लिया। रिव्यू के अनुसार लगातार अपनी कमाई से कम खर्च करने की आदत डालना ये ज्यादा भरोसेमंद तरीका है संपत्ति बनाने का, बजाय इसके कि आप हमेशा सबसे ऊंचे रिटर्न के पीछे भागते रहें। ठीक है, तो ये तो हुई मुख्य बातें। रिव्यू में किताब की कुछ तारीफा भी हैं जाहिर है, जैसे कि पढ़ने में आसान है, अच्छी कहानियां हैं, मुश्किल शब्द नहीं है, लेकिन कुछ कमियां भी बताई गई हैं, कुछ नुक्ताचीनी। हाँ, थोड़ी सी। रिव्यू में ये मेंशन किया गया है कि कुछ आइडियाज थोड़े दोहराए वैसे लगते हैं। और दूसरी बात, ये किताब आपको ये नहीं बताती कि निवेश कैसे करें, मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है। ये क्यों पर ज्यादा फोकस करती है, कैसे पर कम। तो ये शायद उन लोगों के लिए ज्यादा है जो अपनी सोच, अपनी आदतों को समझना चाहते हैं, ना कि कोई फटाफट अमीर बनने का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर इस रिव्यू से हम क्या लेकर जा सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि पैसों को मैनेज करने में महारत हासिल करना असल में खुद को मैनेज करना है, अपनी भावनाओं को, अपनी आदतों को, और विनम्रता और धैर्य के साथ लगातार ठीक ठाक मतलब रीजनेबल फैसले लेना। शायद हमेशा एकदम परफेक्ट या सबसे ज्यादा मुनाफे वाला फैसला लेने की कोशिश करने से बेहतर है। हाँ, ये उन सब के लिए काम की बात हो सकती है जो ये समझना चाहते हैं कि उनकी अपनी सोच और आदतें उनकी फाइनेंशियल लाइफ पर कैसे असर डालती हैं। और ये रिव्यू एक बहुत दिलचस्प सवाल भी पीछे छोड़ जाता है सोचने के लिए। अच्छा, क्या? यही कि अगर रिव्यू कहता है कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है, तो फिर हमारा समाज जो इतना ज्यादा दिखावे पर, शो ऑफ पर, बाहरी चीजों पर जोर देता है, वो इस सिद्धांत को कैसे चुनौती देता है, इस पर सोचा जा सकता है।